हेलो बच्चों, वेरी गुड मोर लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है विद्या आराधना एकेडमी लातूर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि पीवाईक्यू सीरीज चल रही है और इस पीवाईक्यू सीरीज की अगली कड़ी में मैं फिर से आ गया हूं आपके लिए एक नया चैप्टर लेके, जिसमें हम लोग लास्ट 5 इयर्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो भी अब तक नीट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो माय नेम इज एम शादाब एंड चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन का चैप्टर नेम। चलिए मैं आपको बता देता हूं कौन सा चैप्टर है। ध्यान देंगे, हम लोग 2015 से 2020 तक के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं और आज का चैप्टर है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, यानी कि एनएलएम। तो एनएलएम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिक्स का चैप्टर है और इसमें कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि इसमें किन किन कंसेप्ट्स पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो जल्दी से तैयार हो जाइए, कॉपी पेन निकाल लें और क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू कर दें। अगर आपको कोई नया कंसेप्ट मिलता है तो उसको कॉपी में जरूर नोट करिएगा, क्योंकि उस कॉपी में जो भी आप कंसेप्ट नोट कर रहे होंगे वो आपके आने वाले नीट एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि वो सारे वही कंसेप्ट होंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए हम लोग ये पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट की है और इसीलिए इसको रन किया जा रहा है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। आपके सामने एक क्वेश्चन है 2015 में पूछा गया। ध्यान से देखिए, 2 stones ऑफ मास m and 2m आर whirled इन हॉरिजॉन्टल सर्किल। ध्यान से, अगर हम हॉरिजॉन्टल सर्किल की बात करें और वो हॉरिजॉन्टल सर्किल ऐसा कहा गया है कि वो कॉन्सेंट्रिक हैं, तो मैंने कॉन्सेंट्रिक हॉरिजॉन्टल सर्किल बना दिए। फिर कहा गया है whirled इन हॉरिजॉन्टल सर्किल इन हेवियर वन इन ए रेडियस r/2। तो मान लेते हैं कि ये रेडियस है r/2 और इस पार्टिकल का मास हेवियर वन के लिए 2m और दूसरा जो है वो लाइट है तो उसका मास m कर दिया जा रहा है। लाइटर वन इन अ रेडियस ऑफ r, वो r रेडियस में है। तो जैसा क्वेश्चन ने कहा आपने वैसा डायग्राम बनाया और डायग्राम में वो सारी चीजें आपने दर्शा दी। अब आगे बढ़ते हैं, क्या कहा गया? द टेंजेंशियल स्पीड ऑफ लाइटर स्टोन इज n टाइम्स दैट ऑफ हेवियर। तो हेवियर की स्पीड अगर हम v मान लेते हैं तो लाइटर की स्पीड n टाइम्स यानी n टाइम्स ऑफ v मानना पड़ेगी। चलिए आपने मान लिया, बहुत अच्छी बात। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि व्हेन दे एक्सपीरियंस सेम सेंट्रीपिटल फोर्स, तो आपको दोनों के सेंट्रीपिटल फोर्स निकालने हैं और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला मैं यहां साइड में लिख रहा हूं। F सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv² डिवाइडेड बाय r और ये दोनों फोर्स इक्वल किए गए हैं। तो इस पार्टिकल को मैंने 1 माना और इस पार्टिकल को 2 माना। ये 1 पे लगने वाला फोर्स F1 और 2 पे लगने वाला फोर्स F2 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। F1 की वैल्यू क्या होगी? m, यहां पे v की जगह है nv, तो mnv² डिवाइडेड बाय mv² अपॉन r। ये फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। इसकी रेडियस r है तो मैंने r लिखा। F2 यानी अब इसके लिए देखोगे, इसका मास है ट्वाइस ऑफ m, इसकी स्पीड है v, तो आप यहां v² डिवाइडेड बाय कहा गया है r, लेकिन उसकी रेडियस कितनी है? हाफ। यहां पे इसकी रेडियस हाफ है तो हम यहां पर r/2 ऐसा लिख रहे हैं। क्लियर? अब देखो कि ये हो जाएगा स्क्वायर v², तो v² यहां कटेगा इससे और इस पे n² आ जाएगा और यहां पर r और r कैंसिल, यहां से m और m कैंसिल, इधर बचा बच्चों n² और यहां पे 2 ऊपर आके 2 × 2 बनेगा 4, तो n की वैल्यू रूट में आएगी, बन जाएगी 2। तो आपको इसका आंसर मिला और इस क्वेश्चन का आंसर हो गया C। आई होप आपने देखा कि कितना आसान सा क्वेश्चन था। सिर्फ आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि mv² अपॉन r सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। अगर आपको ये पता है तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया नीट में, राइट? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। बहुत ही प्यारा सा, रिजिड बॉल ऑफ मास m, इसको तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे। देखें ध्यान से, क्वेश्चन ने कहा क्या है? कह रहा है रिजिड बॉल है, m मास की, स्ट्राइक करती है रिजिड वॉल से 60 डिग्री। तो यहां मैं वॉल बना देता हूं और 60 डिग्री देखो कहां से एंगल लिया गया है, ऐसे आती है, टकराती है। इसका अगर मास m है, इसका अगर मास m है, मैं ऐसे बता रहा हूं, और वेलोसिटी v है और इस एंगल को कहा जा रहा है 60 डिग्री।
और यहां से ऐसे वापस चली जाती है उसी स्पीड से, लेकिन एंगल अभी भी 60 डिग्री है। इस चीज को बहुत ध्यान से देखना। अगर हम देखें कि यहां से इसका दो कंपोनेंट लिया जाए, इसके दो कंपोनेंट ध्यान से देखना, मैं यहां पे कंपोनेंट करके दिखा रहा हूं, तो ये एंगल अगर 60 है तो ये एंगल भी 60 होगा और ये एंगल भी 60 नहीं होगा। इसका इधर मोमेंटम होगा mv, तो इसका इधर जो कंपोनेंट होगा वो mv cos 60 हो जाएगा, इधर जो कंपोनेंट होगा वो mv sin 60 हो जाएगा। बोलो बच्चों, अभी हम ये वाले क्वेश्चन की बात करें तो इधर है मास mv, यहां से आपने देखा ये एंगल 60 है तो इधर आपने 60 किया, ये कंपोनेंट मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे हैं क्योंकि द वैल्यू ऑफ इंपल्स इंपार्टेड, तो इंपल्स की जगह हम लीनियर मोमेंटम क्यों निकाल रहे हैं ये भी बता दें। आपको पता है F इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, है ना। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। अभी क्या करें, अगर हम डेल्टा को इधर ले आए तो ये हो जाएगा F डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा पी। इसी को बोलते हैं बच्चों, ये जो है F इंटू डेल्टा टी, इसी को बोला जाता है इंपल्स या आवेग। और इंपल्स किसके बराबर होता है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो अगर हम चेंज इन लीनियर मोमेंटम निकाल लिया मतलब इंपल्स निकाल लिया, तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम निकालने के लिए ही मैं यहां को आपको देखा मोमेंटम, फिर यहां का देखा मोमेंटम, इधर आया, सॉरी नॉट mg, mv sin 60। तो mv sin 60 देखो ये पहले भी इधर था, ये पहले अभी भी इधर है, लेकिन mv cos 60 अब इधर हो गया, लेकिन डायरेक्शन चेंज होने की वजह से ये माइनस में है, ये ऐसा ही है, राइट। तो मोमेंटम वर्टिकल वाला चेंज नहीं हुआ। वर्टिकल का मतलब ये लीनियर मोमेंटम जो mv sin 60 है, टकराने के बाद अभी भी वो लीनियर मोमेंटम mv sin 60 है, इसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं आ रहा है। चेंज किस में आ रहा है, हॉरिजॉन्टल मोमेंटम, फाइनल हो जा रहा है माइनस और इनिशियल हो जा रहा है, ये इनिशियल लीनियर मोमेंटम है। तो जब हम लोग चेंज इन लीनियर मोमेंटम निकालेंगे बेटा, ध्यान से देखो, तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम डेल्टा पी इज इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। पी फाइनल है माइनस mv बाई टू कैसे, क्योंकि cos 60 की वैल्यू 1/2, यहां cos 60 1/2 रखो तो mv बाई टू, माइनस फाइनल है माइनस mv बाई टू। बोलो बेटा, तो आपको जब यहां फाइनल माइनस, सॉरी एक मिनट, क्योंकि इनिशियल वाला प्लस ही है, तो अभी हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस mv बाई टू माइनस mv बाई टू माइनस ट्वाइस ऑफ mv बाई टू कैंसिल हो जाएगा, माइनस ऑफ mv, यानी कि इंपल्स माइनस यानी इस डायरेक्शन में है, तो फोर्स भी इस डायरेक्शन में, इंपल्स भी इसी डायरेक्शन में। आपसे खाली मैग्नीट्यूड पूछा गया है तो मैग्नीट्यूड सीधे सीधे mv हो जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे बच्चों ए, ओनली एंड ओनली mv। क्लियर। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम भी इसी को कहते हैं, इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम, इसको इंपल्स मोमेंटम थ्योरम के नाम से भी जानते हैं, और ये न्यूटन सेकंड लॉ है, F इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपने कर लिया। वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L connected to a particle of mass m, the other end is connected to a small peg on a smooth horizontal table। तो ये क्या है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन हो रहा है, राइट। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन हो रहा है, ये इसका सेंटर है, यहां से आपने कोई मास बांध दिया है, और ये मास अगर जा रहा है v स्पीड से, मास m है, लेंथ अगर इसकी देखी जाए l है, तो अभी इसके ऊपर यहां पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा टेंशन, और टेंशन ही इसको रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन l प्रोवाइड करेगी। अलग से सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होता। फिर से एक बार सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन सुन लो। व्हेनेवर अ पार्टिकल वांट्स टू मूव और ट्राइज टू मूव इन अ सर्कुलर मोशन और इन अ सर्किल, देन इट रिक्वायर्ड अ फोर्स दैट मस्ट बी towards the center along the radius and it is equal to mv square upon r।
ये फोर्स की जरूरत यानी रिक्वायरमेंट यानी आवश्यकता होती है। अगर ये फोर्स उसको कहीं से मिल जाता है तब तो वो सर्कुलर मोशन पूरा करता है, अदरवाइज सर्कुलर मोशन पूरा नहीं होता है। तो यहां पर जो पार्टिकल पे नेट फोर्स लग रहा है वो या तो mv²/L कह लो या उसको T कह लो। mv²/L ऑप्शन नहीं दिया है, T दिया है, तो नेट फोर्स यहां पे पार्टिकल पे कौन सा होगा? T, और इसलिए आंसर ऑप्शन कौन सा होगा इसका? डी। नीट 2017 का पूछा गया क्वेश्चन। ज्यादातर बच्चे इसमें ये आंसर देते हैं, है ना, कि उधर सेंट्रीफ्यूगल लगेगा, इधर टी लगेगा, तो नेट फोर्स T माइनस mv²/L होगा। नहीं बच्चों, सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल कभी एक साथ काम नहीं करते हैं, क्योंकि एक नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए है और एक इनर्शियल फ्रेम के लिए है। नेट फोर्स जो भी होता है वो mv²/R होता है, और वो उनके ऊपर ऑलरेडी लगने वाले फोर्सेस का रिजल्टेंट। अब यहां पे सिर्फ T लग रहा है तो यही T mv²/L के बराबर होगा। आंसर में mv²/L कहा जा सकता है या T कहा जा सकता है, T ऑप्शन में था इसलिए हम लोग ने उसको करेक्ट किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 ब्लॉक्स A एंड B ऑफ मास 3m एंड m, जो कि आपको यहां दर्शाए गए हैं, ये 3m का है और ये m का है, और ये इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में कैसे होंगे, हम लोग उसकी FBD बना लेते हैं तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि इसका मास है बच्चों 3m, तो इसमें एक तो इसका वेट काम कर रहा होगा बच्चों 3m, और एक इसमें इसकी टेंशन काम कर रही होगी T। क्लियर? दूसरा वाला अगर देखा जाए, इसको कहा गया है m, 2m नहीं है, ये सिर्फ m है, तो इसमें नीचे की तरफ काम कर रहा होगा बच्चों mg, और इसमें ऊपर टेंशन काम कर रही होगी। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो टेंशन हो जाएगी mg। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ध्यान से देख लो, कहा गया है m रेस्पेक्टिवली कनेक्टेड बाय ए मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, यानी नॉन बढ़ेबल, है ना, नॉन बढ़ेबल या नॉन खिंचेबल, अल्टीमेटली इनएक्सटेंसिबल है, उसकी लेंथ कांस्टेंट है, इलास्टिक नहीं है, खिंचती नहीं है, बड़ी नहीं होती है, लंबाई चेंज नहीं होती है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। whole system suspended by a massless spring as shown, magnitude of acceleration A and B immediately after the string is cut R respectively। तो कट बाद में होगी, अभी तो हम लोग पहले देखे उस पे फोर्सेस कौन से लग रहे होंगे, तो ये T हो गई mg। इक्विलिब्रियम में आने के लिए, इक्विलिब्रियम में आने के लिए ऊपर जो स्प्रिंग फोर्स लगेगा kx, उसको होना पड़ेगा 3mg प्लस mg यानी 4mg। क्लियर है? अब मैं कलर चेंज करता हूं बच्चों, और अब मैं आपको बताता हूं बेटा कि अगर आप स्ट्रिंग कट करते हो, अगर आप स्ट्रिंग कट करते हो तो ये mg खत्म हो जाएगा, स्ट्रिंग कट करते हो तो ये mg टेंशन की खत्म हो जाएगी। अब इसके ऊपर तो ये mg ऊपर लग नहीं रहा है, इसके ऊपर नेट फोर्स नीचे है, तो इसका एक्सीलरेशन नीचे की तरफ होगा नेट फोर्स mg डिवाइडेड बाय मास m, इसको कैंसिल किया, इसका एक्सीलरेशन हो जाएगा g, है ना। R रेस्पेक्टिवली मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ A एंड B, पहले इसका है बाद में इसका है, तो बाद वाले का तो G हो गया, है ना। अभी दूसरे वाले का, इसको हम लोग A2 मान लेते हैं। इस पे अगर देखो तो 3m है, 3m पे ऊपर की तरफ कितना है, वही kx यानी कि 4mg है, नीचे की तरफ कितना है, नीचे की तरफ 3mg है, तो ज्यादा फोर्स कौन सा है, अपर, ऊपर वाला फोर्स ज्यादा है तो ऊपर की तरफ जाएगा। इसका एक्सीलरेशन a1 मान लेते हैं, कितना होगा, इसमें से इसको माइनस करो, हो गया mg, है ना, 4mg से 3mg माइनस करोगे, माइनस किया mg, मूविंग मास, अब ये कितना मास मूव कर रहा है, 3m, सो यहां 3m लिखोगे, m और m कैंसिल हुआ, a1 इज इक्वल टू g/3। तो पहला कौन सा था, रेस्पेक्टिवली में ध्यान से देखना क्या पूछा गया है, कह रहा है होल सिस्टम एंड मैग्नीट्यूड्स ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ a कौन सा है, 3m का एक्सीलरेशन g/3, तो पहला आंसर कौन होगा, g/3 और दूसरा g, तो करेक्ट ऑप्शन आंसर आप कहेंगे ए। आई होप ये बात आपको समझ में आई, और 4 नंबर क्वेश्चन भी हम लोग ने डन कर दिया। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन सिर्फ आपसे पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट। जब भी इनकरेक्ट लिखा हो तो आपके कान बिल्कुल खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि आदत हमको क्या होती है
सही ढूंढने की, और इसी में हम गलती करते हैं। इसलिए अगर इनकरेक्ट लिखा है तो पहले आप इनकरेक्ट को यहां से अंडरलाइन कर लो कि हमको गलत 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 चूज करना है, राइट। आंसर वो होगा जो गलत होगा। इसलिए देखो, रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, बिल्कुल सही है। रोल करते हुए जब हम जाते हैं तो हमें कम फ्रिक्शन लगता है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये आंसर नहीं है। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि आपको पता है फ्रिक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू होती है दैट इज म्यू इनटू एन, एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये भी सही है, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। तीसरा कह रहा है फ्रिक्शनल फोर्स अपोजेस द रिलेटिव मोशन, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट कि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा रिलेटिव मोशन को, स्लाइडिंग को, स्लिपिंग को, घिसलने को, फिसलने को अपोज करता है, विरोध करता है, यह भी बिल्कुल सही है। अगला है कोएफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज डायमेंशंस ऑफ लेंथ, ये झूठा है। क्यों झूठा है? क्योंकि आपको पता है कोएफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन कि आप अगर स्लाइडिंग फ्रिक्शन को ऐसे लिख रहे हो म्यू एस इंटू एन, तो ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है। अब फोर्स अपॉन फोर्स है तो इसमें किसी भी तरह की कोई भी डायमेंशन या यूनिट नहीं होती है, और आपको पता है अगर डायमेंशन यूनिट नहीं है और ये कह रहा है डायमेंशन ऑफ लेंथ, तो ये झूठ बोल रहा है, आपको झूठे को ही पकड़ना था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। आई होप ये आंसर आपको समझ में आ गया। चलते बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, और ये बहुत ही प्यारा सा, सिंपल सा, आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि ब्लॉक ऑफ मास m is placed on a smooth inclined plane, ABC of inclination theta as shown in figure, wedge is given acceleration a। अब वो जो a एक्सीलरेशन दिया है और फ्रिक्शन की कहीं पे बात नहीं हो रही है, तो आप प्यार से इसका FBD यानी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और पता करेंगे, सोचेंगे, ढूंढेंगे कौन सा ऐसा फोर्स है जो उसको नीचे गिराने की कोशिश करेगा। तो आपको पता चलेगा कि भाई mg sin थीटा इसको नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है। जब a एक्सीलरेशन से ऊपर ले जाएंगे तो इधर इसके ऊपर स्यूडो फोर्स ma लगेगा, इधर स्यूडो फोर्स ma लगेगा, यो थीटा है, इसका ऊपर की तरफ कंपोनेंट ma cos थीटा आएगा। इसके रुके रखने के लिए जरूरी है, लाजमी है कि mg sin थीटा बराबर हो, बैलेंस हो किससे? ऊपर जो फोर्स है ma cos थीटा से। आप m और m कैंसिल करेंगे, cos थीटा को नीचे लाएंगे, a इज इक्वल टू जी साइन अपॉन कॉस, तो ये आ जाएगा g tan थीटा। तो करेक्ट आंसर आपको आई होप समझ में आ गया होगा, इसको याद भी रखना। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, यानी कि a इज इक्वल टू जी tan थीटा। नीट 2018 का क्वेश्चन है। क्लियर बच्चों? आई होप कहीं कोई प्रॉब्लम, समस्या, टेंशन नहीं आ रही है, सब कुछ आपको क्लियर हो रहा है। दैट्स ग्रेट एंड सो नाइस ऑफ यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है अ पार्टिकल, ध्यान दो, अ पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इज एक्टेड 3 फोर्सेस। जो 3 फोर्सेस हैं वो फोर्स है P और Q और R। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल चेंज। लेकिन जो फोर्सेस दिए गए हैं आप देखो, वो फोर्सेस ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन से ऐड करने पर एक ट्रायंगल को कंप्लीट कर रहे हैं, यानी इनका सभी का जो रिजल्टेंट होगा, यानी इनका जो सभी का रिजल्टेंट होगा, यानी कि वेक्टर P प्लस वेक्टर Q प्लस वेक्टर R वो 0 होगा। अगर नेट फोर्स 0 है तो वेलोसिटी विल रिमेन्स कांस्टेंट, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आपको डी मिल जाएगा, और ज्यादा इसमें कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं है। आई होप एवरीबॉडी गॉट इट। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 8। ब्लॉक ऑफ मास 10 kg कॉन्टैक्ट अगेंस्ट द इनर वॉल ऑफ हॉलो सिलेंडर। तो अगर हम यहां से एक हॉलो सिलेंडर की बात करें और इस हॉलो सिलेंडर में एक ये ब्लॉक है और इसको हम ये मान लें कि ये ओमेगा से ऐसे रोटेट कर रहा है, तो इस पे इधर से लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। अब वो नॉर्मल रिएक्शन किसके अगेंस्ट लगेगा? सेंट्रीफ्यूगल के अगेंस्ट। तो अगर इसका मास m है तो इधर से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस पे कितना लगेगा बच्चों? m r ओमेगा स्क्वायर, अगर ये ओमेगा से घूम रहा है और इसकी रेडियस r है। तो आपने ये समझ लिया कि भाई नॉर्मल रिएक्शन जो लगेगा वो m r ओमेगा स्क्वायर लगेगा। एक तो चीज ये हुई, और आपने समझ ली रोटेशन से, है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से या
सेंट्रीपिटल से भी समझ लो, आप ये समझ सकते हो कि नॉर्मल रिएक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा तो एम आर ओमेगा स्क्वायर होता है या एम वी स्क्वायर अपॉन आर होता है। ओमेगा का मतलब है, तो हमने ओमेगा से यहां पर देखा। अब फिर आगे चलते हैं कि अभी ये कह रहा है कि इसमें फ्रिक्शन कोफिशिएंट भी है, तो इसको कोई नीचे गिराने की फिराक में होगा, नीचे गिराने की कोशिश करेगा, वो कौन होगा? इसका वेट mg। अब अगर वेट इसको mg गिरा रहा है तो वॉल और इसके बीच में एक फोर्स होगा, फ्रिक्शन फोर्स। ये फ्रिक्शन फोर्स यहां से स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होगा, ये इसको बचाने की, रोकने की, संभालने की कोशिश करेगा। अगर रोकने, बचाने, संभालने की कोशिश करेगा तो आप कहोगे कि भाई Fs किसके बराबर होना चाहिए? इसको गिराने वाले फोर्स के, यानी mg। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर म्यू है तो ये किसके बराबर होगा? म्यू इंटू एन। फिर यहां से भी आ गया mg, तो यहां हमने म्यू की वैल्यू ऐसी रखी और फिर एन की वैल्यू रखी गई है एम आर ओमेगा स्क्वायर। ये रखा m, ये रखा g, आपने m और m कैंसिल किया, आपको चाहिए क्या? ओमेगा स्क्वायर। तो फिर से हम यहां से इधर लिख रहे हैं ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों g डिवाइडेड बाय, नीचे आ गया म्यू इंटू आर। अब g की वैल्यू होती है 10 और म्यू की वैल्यू दी है 0.1 और r की वैल्यू कहीं दी गई होगी, यस रेडियस दी हुई है यहाँ 1 मीटर, तो हमने इसको 1 मीटर रखा। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पॉइंट यहां से हटाएंगे, यहां 0 बढ़ाएंगे, 100 आ गया। अब सॉल्व करोगे तो ओमेगा इज इक्वल टू 10 रेडियन पर सेकेंड आ जाएगी। इसलिए आपका करेक्ट आंसर देखो तो आंसर हो जाता है 10 रेडियन पर सेकेंड और ये होगा डी। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई, करेक्ट आंसर भी आपको मिल गया, सब कुछ क्लियर है, कहीं पे कोई परेशानी नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ इसी तरह से बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कोई अगला क्वेश्चन है बिल्कुल है। और 2 ब्लॉक्स हैं, इनके मासेस 4 kg और 6 kg हैं। अभी पूछा गया है विच इज फ्रिक्शनलेस द एक्सीलरेशन। तो हमने एक्सीलरेशन का आपको सिस्टम बताया था, नेट ड्राइविंग फोर्स है ना, टोटल ड्राइविंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मूविंग मास, कितना मास मूव करेगा। और उस टोटल मूविंग मास के लिए आप क्या करोगे? यहां से आप देखो इधर लग रहा है 6g और इधर लग रहा है 4g। ज्यादा कौन है? 6g ज्यादा है। अगर 6g ज्यादा है तो ये इधर जाएगा कितने एक्सीलरेशन से? ये नीचे जाएगा ये एक्सीलरेशन से। तो टोटल ड्राइविंग फोर्स कितना हुआ बेटा? 6g माइनस 4g। और टोटल मूविंग मास कितना हुआ? 6 और 4 kg 10। तो ये कितना हुआ बच्चों? 2g इंटू 10। तो 2 इंटू 5 आप क्या करोगे? g बाई 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका करेक्ट आंसर आता है, जिसको आप आंसर सी के नाम से जानोगे, और इसमें कहीं पे कोई प्रॉब्लम, समस्या, परेशानी, टेंशन नहीं है। आई होप ऑल ऑफ यू गॉट इट विदाउट एनी परेशानी, टेंशन, है ना? तो चलिए, आई होप यहां से आपको क्वेश्चन नंबर 9 मिल गया है और इसके बाद हमारे पास कोई क्वेश्चन नहीं है। जस्ट अ मिनट। तो इसी के साथ हम लोग ये सेशन आज वाला खत्म करते हैं, क्योंकि सारे हम लोग ने एनएलएम के और इसी में फ्रिक्शन भी इंक्लूड था, वो सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। अगले चैप्टर में फिर से मिलते हैं, जब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें एंड कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। टिल देन, बाय बाय।